तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम लोग कर रहे हैं वो बेहतरीन किताब बनाई गई है नासिन द्वारा। नासिन क्या है? ये जो जितने भी ऑफिसर्स हैं जीएसटी डिपार्टमेंट के, कस्टम डिपार्टमेंट के, उनको ये ट्रेनिंग देती है नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नार्कोटिक्स। जीएसटी प्रैक्टिस एग्जाम भी यही एकेडमी लेती है और इसका ऑफिसेस पूरे इंडिया में फैला हुआ है। तो इन्होंने ये किताब बनाई हुई है और इतनी अच्छी किताब है, पैटर्न इन चीफ मेंटोर गाइड, रिटन बाय श्री अरविंद सिंह, एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर। तो ये जीएसटी लिटिगेशन में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए, सॉरी, बेस्ट बुक है। तो इसको मैंने पढ़ा, बहुत सारी नई चीजें पता लगी, अफसर्स की ट्रेनिंग के लिए है। तो आइए अब इस किताब के बारे में करने से आगे पढ़ने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देता हूं। जो नए लोग आए हैं, हम लोग एक वेबसाइट चलाते हैं जिसका नाम है taxbykk.com। इफ यू आर इन जीएसटी लिटिगेशन, then this website is very helpful for you. Why? Because there is one this tab, GST resources. If you go to in this tab, then the GST law was made by the recommendation of the GST Council, and still that recommendation is made by GST Council, and accordingly the law has been made. After that, Finance Acts, all Finance Acts, all documents with short commentaries, जितने भी पीडीएफ है उसकी शॉर्ट कमेंट्री भी हमने इसमें अपलोड की हुई है। इनडायरेक्ट टैक्स बेयर लॉस, सेंटर लॉ, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, फॉर्म्स, स्टेट जीएसटी लॉ, एवरी स्टेट जीएसटी लॉ हैज बीन अपलोडेड हियर। अगर कोई लॉ नहीं है, मतलब हमने बहुत ढूंढा नहीं मिला तो हमने नहीं किया। तो अगर आपको किसी स्टेट का लॉ या रूल्स, आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई रूल, कोई और सर्कुलर आता है किसी पर्टिकुलर स्टेट का, तो आप हमें भेजेंगे तो इसमें हम लोग अपलोड कर देंगे। जो खास बात इस वेबसाइट की है, जीएसटी जजमेंट्स, टॉपिक वाइज। तो वी अपलोड ओनली दोज जजमेंट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच आर हेल्पफुल इन ड्राफ्टिंग द नोटिसेस। तो इस तरह से, तो इसमें हमने टॉपिक वाइज अरेंज अरेंज किया हुआ लेवाई। जैसे आईटीसी का अगर आप देखेंगे तो ये आईटीसी 5 नंबर, तो 5 नंबर का एक, अब देखिए कितने सारे जजमेंट्स है, 19 तक। और ये डेट वाइज, द ऑल जजमेंट्स हैज बीन अरेंज बाय ऑन डेट वाइज विच कोर्ट हैव डिसाइडेड, वगैरह वगैरह। सो दिस इज द वे। एंड अनदर थिंग इज दैट वी हैव created a club called GST Premium Club, where we discuss your GST notices, suggest draft replies, latest GST updates, everything we do here, and at a very nominal charge of 4 times 9 for 1 year validity. So these are the members. We discuss your notices with these members. So it is a kind of group discussion हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन में we get the best possible solutions for this. So if you have not joined, then you should join it now. And there are books, recorded courses, everything which you can check. Now let us come to here. The book of Nasin will be uploaded in my website after reading this, studying this. Now forward introduction. तो हमने ये पूरी किताब को पढ़ लिया है, उसके बाद हमने ये हाईलाइट कर दिया। वी विल बी रीडिंग दैट हाईलाइट पोर्शंस ओनली which are the important ones. Now first tell me, if someone is filing nil return, and if someone is filing a return whose aggregate turnover exceeds 10 crore, whose aggregate turnover exceeds 50 crore, whether the late fees or penalty should be same or it should be different.
डिफरेंट सर। अलग होना चाहिए ना, नील वाले को कम पेनल्टी, इसको हम्म। ज्यादा पेनल्टी, इसको ज्यादा। when the originally the law was made originally when the law was made, तो whether someone is filing nil return or whose aggregate turnover was in crore, the late fees was same for everyone. Yes or no? अरे बता दीजिए हाँ या यस सर। है ना। लेकिन अब दे हैव चेंज्ड इट, और नील वाले को बहुत कम लेट फीस लगती है, और जिनका टर्नओवर जैसे जैसे बढ़ता जाता है लेट फीस भी बढ़ती जाती है। करेक्ट है। एक बात और बताइए, क्या पेनल्टी भी सेम रहेगा इन सब पे? मान लीजिए द ऑफिसर हैज द पावर टू लेवाई पेनल्टी ऑफ अप टू ₹25,000, दैट जनरल पेनल्टी। Whether he will levy suppose he was filing nil return and he could not file GST at 10, the notice was issued under section 125 of general penalty of rupees 50,000. Is it just and fair? Yes or no? बोलिए ना, कुछ तो बोलेंगे आप। इज इट फेयर? मुझे पता तो लगे आप लोग सुन भी रहे। नो नो सर। नो। 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 तो देन यू हैव टू रिप्लाई टू दिस नोटिस, you cannot levy a penalty where I am filing the nil return of, और नॉमिनल पेनल्टी लगाइए। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इम्पोजिंग पेनल्टीज ऑन इनोसेंट इंडिविजुअल्स और एक्सीडिंग वारंटेड पनिशमेंट। इनोसेंट इंडिविजुअल्स मीन्स नो मेंसरिया। नो मेंसरिया, एक्सीडिंग वारंटेड पनिशमेंट, जितना पनिशमेंट देना चाहिए ये, और ये है प्रोसिक्यूशन। इरोड ट्रस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। मैं आपको एक चीज और दिखलाता हूं। हम लोग ने 3 वॉल्यूम में जीएसटी की बुक लिखी है, वॉल्यूम 2 में एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर है विच इज रिलेटेड टू जीएसटी। लेट मी शो यू समथिंग। नहीं ये नहीं, इसको पढ़िए। आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, जी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, देर आर मेनी थिंग, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। Now, when the department cancels your registration because of the contravention of any law of GST, like suppose non-filing of return and you have filed all the returns, still the suspension is not being revoked. Is it infringement of the this article, Article 19G? Yes or no? यस सर। यस सर। Yes. यस यस। ये हमने लिखा भी है ये वाला।
एक और लॉ है जहां पर आप एक्सेस पेनल्टी अगर लगा रहे हैं रिक्वायर्ड से ज्यादा, तो भी इट इज इंफ्रिंजमेंट ऑफ द यस सर। कॉन्स्टिट्यूशन का। कौन सा आर्टिकल का इंफ्रिंजमेंट है? हो सकता है 19G का हो। मैंने कहीं लिखा है, 1 मिनट में देख लूं। ठीक है, मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन मे बी ये है आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। No person shall be convicted of any offense except for violation of law in force at the time of the commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of commission of the offense। तो जिस वक्त ऑफेंस कमीशन हुआ उस वक्त का लॉ चेक करना, पुराना लॉ नया लॉ नहीं देखना है, उस वक्त प्रेजेंट लॉ देखना है। ये है। मैं वापस आता हूँ इसी किताब पे। अब आगे आते हैं। चलिए एक चीज और बताइए, जुडिशियल अथॉरिटी कौन है? या एडजुडिकेशन का मतलब बताइए, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन है? हु आर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? These are the adjudicating authority। कौन कौन? Adjudicating authority means any authority appointed authorized to pass any order or decision under this act but does not include कौन? CBIC, revisional authority, authority for advance ruling, appellate authority for advance ruling, appellate authority and the appellate tribunal and the authority referred to in this। ये लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। तो एडजुडिकेटिंग का मतलब क्या होता है? तो बोलता है कि जुडिकेटिंग मतलब जुडिशियल। तो अंडर जुडिशियल अथॉरिटी यू आर डिसाइडिंग एनी केस, दैट इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। लेकिन ये जो आपके प्रॉपर ऑफिसर्स हैं, देन हु आर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? बोला एडिशनल कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेंट्रल टैक्स, दीज आर द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एंड दे आर नॉट 100% एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, बट दे आर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। तो एडजु क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल अथॉरिटी में फर्क क्या है, वही इस किताब में लिखा हुआ देखिए। The adjudication is done by the departmental officers, and in this capacity they act as quasi-judicial officers. It is an important function of the officers and cast heavy responsibility on the officers invested with the powers of adjudication to use it with utmost care and caution, free from any prejudice or bias. It is important to know and understand the facts of the case, processing them properly and to apply correctly the sections and rules of law or notification that may be relevant to the facts of each case. Care should be taken to ensure that wrong sections of the acts are not applied to a case which attracts some other provisions of law। हम एक बात बताइए, हम लोग बार बार बोलते हैं कि ऑफिसर जब कोई शोकॉज नोटिस इशू करेगा या किसी भी कोई भी नोटिस इशू करेगा, बीइंग ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, दे हैव टू मेंशन द सेक्शंस। विदाउट सेक्शन अगर वो कोई भी नोटिस इशू कर रहा है तो वो इनवैलिड नोटिस होगा। याद होगा आप लोग को, Yes, बिकॉज sir. बिकॉज दे आर क्वासी जुडिशियल ऑफिसर्स एंड दे हैव बीन कास्ट एन हेवी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द ऑफिसर्स। तो उसको एक एक प्रोसेस को जो लॉ में लिखा हुआ उसको फॉलो करना पड़ेगा। मानिए लॉ में लिखा हुआ कि शोकॉज नोटिस शुड बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल, तो बिना पोर्टल में अपलोड किए हुए अगर आपको शोकॉज नोटिस देता है तो इनवैलिड हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस और नो? Yes, sir. हो जाएगा। देखिए utmost केयर एंड कॉशन, वर्ड सबको देखिए। powers of adjudication to use it with utmost care and caution, free from any prejudice or bias। एक केस है जहां पर ऑर्डर इश्यू हुआ, शोकॉज नोटिस हुआ, दोनों पोर्टल पे है लेकिन साइंड नहीं है, बताइए, इनवैलिड है। अगेन वो इनवैलिड हो इनवैलिड। जाएगा। अब आप समझिए ये जो टेक्निकलिटीज है, ये अनसाइंड ऑर्डर इज इनवैलिड ऑर्डर। ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया हुआ है कि अगर साइंड ही नहीं है तो इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि दे आर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, दे हैव टू फॉलो द ईच एंड एवरी प्रोसेस 100% करेक्टली।
कहीं लिखा हुआ है द रिट पिटिशन डिजर्व टू बी अलाउड ऑन द फर्स्ट ग्राउंड इटसेल्फ। अब फर्स्ट ग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि रिप्लाई देते वक्त टेक्निकल ग्राउंड, लॉ ग्राउंड और मेरिट ग्राउंड। करेक्ट। अफसर जब आपका नोटिस को हैंडल करता है तो सबसे पहले मेरिट ग्राउंड देखता है, ठीक बात है ना, कि एविडेंस है, फैक्ट्स है, टैक्स इवेजन नहीं है। लेकिन जब जुडिशियल अथॉरिटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो वो सबसे पहले टेक्निकल ग्राउंड देखता है। टेक्निकल ग्राउंड ठीक हुआ तब वो लॉ पे आएगा, लॉ ग्राउंड ठीक हुआ तब वो मेरिट पे आएगा। और अफसर उल्टा चल रहा है। There are number of procedural as well as legal requirements to be exercised and followed while passing an adjudication order। अब आप समझ लीजिए हम लोग कितना बोलते हैं। प्रोसीजर मतलब कौन सा हो गया, कौन सा ग्राउंड हो गया? टेक्निकल। टेक्निकल ग्राउंड। मैंने दो तीन टेक्निकल ग्राउंड बता दिए कि साइंड होना चाहिए, पोर्टल पे ऐसे अपलोडेड होना चाहिए। और ये लीगल ग्राउंड मतलब लॉ ग्राउंड, करेक्ट सेक्शन अप्लाई होना चाहिए। आइए चैप्टर 2, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये सब बताइए आपको। ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का डेफिनेशन अभी हमने कर ही लिया आपके साथ। अब देखिए एक चीज और है, ये हमने अपने किताब में तो ऑब्वियसली है कि शोकॉज नोटिस साइन कौन कर रहा है। सुपरिटेंडेंट साइन कर रहा है, डिप्टी असिस्टेंट कमिश्नर साइन कर रहा है, एडिशनल जॉइंट कमिश्नर, तो उनके पावर दिए गए हैं। अब जीएसटी में अगर आप आएंगे, ये तो सेंट्रल एक्साइज एक्ट का पावर है। जीएसटी में कस्टम्स, ये भी कस्टम्स का है, जीएसटी मैटर्स आ गया ये रहा। 20 लाख तक सुपरिटेंडेंट, 20 लाख से ऊपर और 2 करोड़ तक डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल और जॉइंट, और 2 करोड़ से ऊपर तो एडिशनल और जॉइंट कमिश्नर 2 करोड़। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर 10 लाख का केस और ये साइन कर रहा है तो इसका मतलब इनवैलिड नहीं हो गया। जो पावर इसके पास है ऑटोमेटिकली ये पावर इसके पास है। इन दोनों के पास जो पावर ऑटोमेटिकली ये पावर इनके पास भी है। लेकिन ये वाला पावर, तो नीचे वाले ऑफिसर्स का पावर ऊपर वाला ऑफिसर, हायर अथॉरिटी का ऑफिसर एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन उल्टा नहीं है। तो शायद किसी के केस में, अनिमेश के केस में डिमांड 3 करोड़ का है लेकिन साइन असिस्टेंट कमिश्नर या यस सुपरिटेंडेंट, सर, अब पोर्टल पे भी नहीं है सर। पोर्टल पे भी नहीं है, तो टेक्निकल ग्राउंड पे ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कन्हैया जी का भी एक केस वैसे ही है, अपील में जाएगा वो केस। आइए, टाइम लिमिट फॉर एडजुडिकेशन। Through imposition of an appropriate penalty after adjudication, it seeks to ensure that no revenue loss is caused by the contravention of the applicable law, rules, regulations, etc. However, if an innocent person is punished or the punishment is more than warranted by the nature of offense, it may undermine the trust between the government and the taxpayer. If, on the other hand, a real offender escapes the punishment provided by law, it may encourage commission of offense to the detriment of both the government and the honest taxpayers. तो अगर कोई चोरी कर रहा है और वो बच गया, उसका कुछ नहीं होता है, तो सब लोग चोरी करेंगे। लेकिन जो पकड़ा गया है उसके ऊपर उतना ही पनिशमेंट डालिए जितना का टर्नओवर है, जितना वो जितने का रेवेन्यू लॉस वो करवाना चाह रहा था उसके बेसिस पे। आपको रिटर्न पे रिटर्न एक केस है मेरे पास जहां पर वो गवर्नमेंट को सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम, वो फुल्ली एग्जाम्प्ट है, दाल चावल ये सब है, और वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा था, उसका रजिस्ट्रेशन आपने सस्पेंड कर दिया, पेनल्टी लगाने की और धमकी सम्मन उमन देने लगा। तो ये तो गलत है ना, कि जो चीज एग्जम्प्ट है, देयर इज नो लॉस टू रेवेन्यू, आप उसके ऊपर पेनल्टी लगाएं, सस्पेंशन करवाएं, दैट इज रॉन्ग। दैट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी कहता है कि नॉन बायस्ड हो, बायस नहीं हो, फ्री हो, फेयर हो, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज टू बी फॉलोड। तो जब भी आप नोटिस देखें, नोटिस को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले टेक्निकल ग्राउंड में समझिए कि टेक्निकल ग्राउंड पे वो नोटिस वैलिड है या नहीं। अच्छा, ये लॉ बुक, ये कॉल बुक का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आप 3 साल के अंदर ऑर्डर पास करना, फिर लेकिन स्टे दे दिया गया, तो अगर स्टे ये सब दे दिया गया तो वो उसमें जुड़ जाता है। 3 साल में मान लीजिए 1 साल का स्टे मिला तो 4 साल हो जाएगा फिर।
ये देखिए, the Honorable High Court of Punjab and Haryana has held that there is a delay in adjudication after transferring notices to call book. Honorable Court noted that notice for hearing issued after 16 years of issuance of show cause notice deserve to be quashed. मतलब एक शो कॉज नोटिस इशू हुआ 16 साल तक। अब जैसे लोग फाइल दबा के नहीं बैठ जाते, एसएमटी 10 आया, एसएमटी 11 में आपने रिप्लाई दिया, एसएमटी 12 इशू होना चाहिए, एसएमटी 12 इशू ही नहीं हुआ, और उसके बाद शो कॉज नोटिस इशू हो गया, शो कॉज नोटिस मान लीजिए टाइमली इशू हो गया, उसके बाद ऑर्डर भी तो पास होना चाहिए। तो आप सेंट्रल एक्साइज ये सब में नोटिस इशू करने का टाइम था, ऑर्डर इशू करने का टाइम नहीं था, तो 16 साल इसीलिए चला गया। लेकिन जीएसटी में खास बात है कि नोटिस इशू करने का और ऑर्डर पास करने का दोनों का टाइम लिमिट लिखा हुआ है। Honorable Court observed that even though Section this stipulates 6 months or 1 year for determination of duty amount where it is possible to do so, but that period cannot stretch to decades in view of the Supreme Court decision, where no limitation period provided for exercising any power, notice issued after 5 years for exercising such powers not reasonable. इसको छोड़ते हैं। इसमें कुछ पैराग्राफ वी कैन यूज इन द रिप्लाई ऑल्सो, हम लोग जो रिप्लाई बनाते हैं उसको यूज कर सकते हैं। क्वासी जुडिशियल फंक्शंस, इट इज वर्थ नोटिंग दैट जुडिशियल फंक्शंस आर नॉट एक्सक्लूसिवली, जुडिशियल फंक्शन कौन एक्सरसाइज कर रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आर नॉट एक्सक्लूसिवली कैरिड आउट बाय द जुडिशियरी, द एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कैन, executive or administrative authority which reports directly to the government can assume a judicial role. In certain circumstances, these entities may exercise quasi-judicial authority. What are judicial acts? A judge discharging his official duties, a judge discharging his official duties or a judicial officer exercising judicial function is called judicial act. अब हाई कोर्ट का जज कोई जजमेंट पास कर दे, इम्यूनिटी है या नहीं, मान लीजिए गलत ही जजमेंट पास कर देता है, इज देयर एनी इम्यूनिटी? और डिपार्टमेंट कोई गलत जजमेंट पास कर दे तो क्या डिपार्टमेंट को इम्यूनिटी है? किसको इम्यूनिटी है? जजेस को, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स को इम्यूनिटी नहीं है। आपने देखा होगा कुछ कोर्ट केसेस में कोर्ट हैज हेविली इम्पोज कॉस्ट ऑन द डिपार्टमेंट, कहीं कहीं 1 लाख, कहीं 50,000, कहीं 10,000, और उनके पूरे प्रमोशन को भी वो अफेक्ट करता है वो, अगर कॉस्ट अवार्ड होता है तो। Any judge, magistrate, collector, or any person acting judicially shall be liable for any act done by him in the discharge of his official duties, shall also not be prosecuted in a civil court. Quasi-judicial meaning. The term quasi-judicial refers to a type of decision-making process which is performed by a governmental or administrative body rather than a court. Quasi-judicial is also known as non-judicial body that can interpret law. It is an entity having powers and procedures similar to those of a court or judge and which is bound to determine facts and draw conclusions from them to provide the basis for official action. What are why are quasi-judicial bodies important? There are various advantages of setting up quasi-judicial as they play an important role in the administration of justice in the nation. अब ये पढ़िए, पूरा पढ़ेंगे। The difference between judicial and quasi-judicial acts is given below. The judicial acts require a proper proceeding of the court and the judge is duty bound. The quasi-judicial acts don't require the courts and decisions taken under them are by the person who is not a judge. The judicial acts are bound by the common law precedents to give decisions. The quasi-judicial acts are not usually bound. In absence of any common law precedent, judicial acts may invent new laws. The quasi-judicial is based on the decision of the existing laws. A judicial act is an act that bounds the judiciary of any system to take the decision with the proper proceedings of the court. Quasi-judicial acts don't bound anybody but give decision without the proceedings of the court. ये जब लिखता है ना नॉट बाउंड, तो इसका आगे मतलब दिखलाऊंगा मैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज को सबको मानना है, दैट इज लॉ ऑफ लैंड। हाई कोर्ट के जजमेंट्स को उस जुरिडिक्शन में सबको मानना है, नीचे तक इन अफसर्स को भी मानना है। वैसे ट्रिब्यूनल के
उस जुरिडिक्शन के सबको मानना है। वैसे कमिश्नर अपील के जजमेंट कोई आ गया तो उस अफसर को मानना पड़ेगा। तो इसलिए कमिश्नर अपील बहुत जल्दी जो नीचे वाले जो एजुडिकेटिंग ऑथोरिटी के अफसर को के ऑर्डर को जनरली रिवर्स नहीं करते, लेकिन कर सकते हैं। They have the authority to interpret and apply the law to make decisions that have the force of law. They also have the authority to make decisions, but they do not have the same level of legal authority as judicial bodies. Judicial bodies typically consist of judges or magistrates appointed by the government or elected by the people. Quasi-judicial bodies may consist of a combination of judges and experts appointed by the government or by specialized. जैसे ट्रिब्यूनल में judicial proceedings are usually more formal and follow strict rules of procedures. The proceedings may be less formal, but they still follow set procedures and rules of evidence. The entire Evidence Act इनके ऊपर applicable नहीं होता है. They can draw the conclusion, inferences, etc. Judicial bodies have the authority to hear and decide a wide range of legal disputes like civil, criminal and constitutional matters. लेकिन इनके लिए क्वासी जुडिशियल बॉडीज जैसे जीएसटी लॉ में तो वो सिर्फ स्पेसिफिक जीएसटी लॉ के ऑफिसर सिर्फ जीएसटी सुनेंगे, बाकी कुछ नहीं सुनेंगे. क्वासी जुडिशियल बॉडीज ऑफन हैव ए मोर स्पेशलाइज्ड फोकस such as environmental protection, human rights और labor relations, and also जैसे हम लोग के लिए important जीएसटी है तो जीएसटी लॉ. Officer shall hear GST cases. ये किताब पूरी पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है. If the power exercised by the collector was a quasi-judicial power, as we hold it to be, that power cannot be controlled by the directions issued by the board. No authority. अब देखिए कोई सर्कुलर जैसे टीआरयू का सर्कुलर आ गया और अफसर को बोला कि इस बेसिस पे कीजिए. मैं आपको ऐसे बस समझाता हूँ. देखिए मान लीजिए एक सर्कुलर आता है और उसमें कहता है कि इसका क्लासिफिकेशन, इस गुड्स का जो क्लासिफिकेशन होगा उसका एचएसएन जो होगा वो 2204 होगा, उस पर रेट लगेगा 18%. लेकिन ट्रेडर को लगता है कि इसका क्लासिफिकेशन एचएसएन 2305 होगा और इसका रेट लगेगा 5%. बताइए क्या होगा? Whether this circular is binding on the department, जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को बाइंड करेगा ये सर्कुलर. हेलो, Yes, sir, it is binding. it is binding. Yeah. Okay. Agarwal ji, one more doubt. In a tribunal, judicial member and department members are there. हाँ. Is it quasi-judicial or judicial? That I have need to check, but most probably they are quasi judicial. Quasi-judicial, because it is a combination of department official and Judges. judicial officer. Yes. Yeah. Now, your opinion, it is a quasi-judicial. yes, in my mind it is quasi judicial, but still we need to check because in the tribunal some decisions, if it involves question of law, then majority are judicial members. Yeah. They are mostly deciding only on a question of facts. Then it may be because only technical member will be sitting. Then maybe no, one technical, one judicial on Yes. question of fact also. Okay, ji. One more doubt. Yes. If we are filing appeal before the appellate authority, it stands for sometimes 8 months, 9 months. After 8 months, 9 months, adjudicating authority is confirmed. In such case, the interest calculation, appeal lying period with appellate authority is included or not for calculation of interest? Yes, it should be included. It should be included. Yes. There is no provision in GST to exclude the interest for the paper lying with the appellate authority. Yes. Like in previous acts, VAT, like that. That knowledge I don't have of the previous act, but in GST, Okay. if the case is pending with any authority, then that
whatever the period it is pending, the interest will be included until unless the case is in your favor. Yes. Unless otherwise the case is in assessee's favor, interest will be calculated from the date of order to the payment. Yes. Yes. Thank you. Thank you. Okay. Hello, sir. I am from Kerala, Gopinathan. Let me ask a question, sir. Yes, sir, please. Sir, it is my doubt that whether the department have power, if the time bar is over, can send a notice. They can send the notice, but you should challenge it. After 5 years, the time bar is limit is 5 years. For example, 17, 18, the time bar limit is over 31/9/2023. Yes, So, if any notice can be sent by the department after this period? yes, they can send the notice. I have some few cases where the notice has been sent after the period have expired. Therefore, we have to challenge that notice on technical grounds. Then, sir, what is the meaning of the time bar, sir? They are quasi-judicial authorities. They are allowed to make the mistakes. Oh, I see. Thank you, sir. Okay. They want to recover the tax because they want to recover the tax in the interest of the revenue. In the interest of the revenue means for the national development. So you are saying that after 20 years they can notice, they can send notice Yes, after yes. 20 years. Even after 30 years, they can send the notice, but you have to challenge it. Oh, sir, what a judicial system or what a department system. What is happening? It's not justified, sir. Not justified. Agarwalji, Absolutely not justified. Let me complete it because Agarwalji, just a minute. Why they are sending the notice? Because some innocent taxpayer might have paid. They will not. So वो लोग pay कर देंगे. Therefore they. Actually, sir, actually the assessment should be, sir, actually the assessment should be over within 2 or 3 years for every financial year, right? Come again. Agarwalji, mostly Yes, quasi-judicial authorities or department people say they are always in favor of collecting revenues. Yes, that's the reason. As you rightly pointed out, Yes. they may issue notice. We have to check whether they have authority to issue notice, whether it is within the time, whether it is legally stand. Otherwise, we have to challenge in the court of law. There is one notice with us. We will be filing the appeal, and the case. Sorry, my name is Gopinathan. I am from Kerala. Whether we can challenge their notice in High Court or any other Supreme Court, etc. Yes, you can challenge. Always challenge. Okay, thank you, sir. Thank you. Tell me one thing. Tell me one thing. Whether GST officer has the power to assess the tax of pre-GST? Yes. Whether GST officers have the power to assess the tax of pre-GST regime? Yes or no? Yeah. Hello. Whether GST officers have the power to assess the tax of pre-GST regime? Yes or no? No, sir. No, sir. There is a case of Usha Martin. Whether GST officer, suppose Bihar GST officer has the power to assess the tax of Odisha GST? No, sir. He has no jurisdiction, sir. But there is an order. We have the order where the Bihar GST officer is not only assessing the tax of pre-GST regime of Bihar, but is also assessing the tax of pre-GST regime of Odisha and Jharkhand and some other states. He has passed the order. Is it valid? No, not valid. Yes. That is why it's that. But the question is that when the show cause notice was issued, in that show cause notice, this should be challenged. Sir, nowadays we are unable to challenge the show cause notice because High Court mostly dismissing that type of notices. You have other alternative remedy. No. What I am trying to say, at the very initial stage, you should have written in the show cause notice, replying for show cause notice that these are the taxes which you cannot assess. Therefore, quash it, and you do not have the power to assess the tax of pre-GST regime. Let the pre-GST regime officer issues. उसी वक्त लिखना था शो कॉज नोटिस के समय.
अब क्या होगा कि अब now since the order has been passed, now we'll be writing this thing in appeal, and that order has not been signed also. Show cause notice has not been signed. Portal has it has been uploaded on the portal. So these are even after objecting the initial stage itself, they pass the orders, means either you can go for appeal or you can invoke the section 226, article 226. Yes. No, but we prefer going to appeal. That is better. Yeah, because the High Court not at all admitting all these cases, because they are simply dismissing the petition admission level itself. You have alternative remedy. Okay, let us come back to this book. Now, what Yes, I was thank you. saying that circular is the courts have held that circulars are though binding on the department, but is not binding on the taxpayers. Correct? Hai? Now, with the power, now this is the old something. If the power exercised by the collector was a quasi-judicial power, as we hold it to be, that power cannot be controlled by the direction issued by the board. It means that can the officer take a different stand than circular? Can the officers take a different stand than a circular, and the government goes for appeal? Can the case be decided in the favor of the taxpayer? I hope you have understood the question. There is a circular which says that rate of tax 18%. Trader says 5%. Proper officer agrees to 5%. It means it goes against the circular. Government goes for appeal. Can this case in appeal be in favor of taxpayer? Can this plea be taken? That the proper officer is not bound by the circular since it is a quasi-judicial authority. And government in the appeal says that since circular is binding on the proper officer, therefore 5% should be levied. We are not fighting this case on merit basis, only on this technical ground. So if you read this sentence, it seems that the case can be in the favor of the taxpayer. No authority, however high place, can control the decision of judicial or quasi-judicial authority. That is the essence of our judicial system. There is no provision in the Act empowering the board to issue directions to the assessing authorities or the appellate authorities in the matter of deciding disputes between the persons who are called upon to pay duty and the department. It is true that assessing authorities as well as the appellate authorities are judges in their own cause. Yet, when they are called upon to decide disputes under the Act, they must act independently and impartially. अब सर्कुलर आ गया तो इंडिपेंडेंटली इम्पार्शियलिटी तो खत्म हो जाएगा ना. They cannot be said to act independently if their judgment is controlled by the directions given by others. Then it is a misnomer to call their orders as their judgments. They would essentially be the judgments of the authority that gave the directions and which authority had given those judgments without hearing the aggrieved party. मतलब circular के basis पे if the order is passed on the basis of the circular, then that authority is not giving the order, that the higher authority, that the board is giving the order. And how can the board give the order if that case has not been heard? It's a very good paragraph. What follows from the above is that quasi-judicial function is an independent function, and therefore, while functioning as a quasi-judicial officers, they should not allow their judgments to be influenced by administrative considerations or by the instructions or directions given by their superiors. अब मुझे एक बात बताइए, there are cases where the officer says that हमारा सीनियर ये कह रहा है तो हम लोग को तो टैक्स लेना ही लगाना ही पड़ेगा. आप लोग के पास ऐसे केसेस हैं जहां पर आप अफसर ये कहता नहीं हम लोगों को तो ऑर्डर आपके अगेंस्ट फाइल करना ही पड़ेगा, सेक्शन 74 हम लोग को इन्वोक करना ही पड़ेगा, हमारा सीनियर ऐसा बोल रहा है. बहुत सारा है सर, बहुत सारा है. कैन यू use this paragraph and say that you are not independent, you are biased? Being a quasi-judicial officers, you have to think on your own, not influenced by others.
Can we take this instance? सोचिएगा. One notable departure is the acceptance of the principle that the preponderance of probability is sufficient to sustain an allegation. In other words, the adjudicating authority may rely on the weight of evidence rather than demanding irrefutable proof to arrive at a decision. अब कभी-कभी क्या होता है, ऑफिसर सब बोलता है ये भी ले आओ, वो भी ले आओ, हम अच्छी तरह से चेक करना चाह रहे हैं, और हम लोग भी क्या करते हैं, ये एफिडेविट ये भी दे देते हैं, वो भी दे देते हैं. ऐसा करते हैं या नहीं करते? तो उसकी जरूरत नहीं है. बीइंग ए क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, फुल द एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस एक्ट में टेक a nonce turn. Unlike in formal judicial proceeding, quasi-judicials often operate under a flexible framework, and the strict rules of evidence may not be rigorously enforced. तो एविडेंस तो आपको देना ही चाहिए, लेकिन इतना मत दे दीजिए कि मतलब उतनी जरूरत नहीं है उससे, उसको उतना ही दीजिए जिससे अंदाजा हो जाए कि हाँ, टैक्स पेयर इज राइट. Has observed that the law does not require the prosecution to prove the impossible. All that it requires is the establishment of such a degree of probability that a prudent man may, on that basis, believe in the existence of the fact in issue. Thus, legal proof is not necessarily perfect proof. Often it is nothing more than the prudent man's estimate as to the probabilities of the case. Principles of natural justice. The purpose of following the principles of natural justice is the prevention of miscarriage of justice. Natural justice is an uncodified law purely based on principles of substantial justice and judicial spirit. The first and foremost principle is what is commonly known as Audi alteram partem rule. It says that no one should be condemned unheard. आपको सुना जाए, ये कंपल्सरी है, ये मैंडेटरी है. अब मान लीजिए सुना जाए का मतलब क्या हुआ, फेस टू फेस, या फिर जो आपने नोटिस में रिप्लाई दिया है वो जब वो वापस उसका दूसरा शोकॉज नोटिस इशू करेगा या ऑर्डर इशू करेगा तो उस रिप्लाई को एक्नॉलेज करेगा, उसमें जितना भी पैराग्राफ आपने लिखा है उसका वो काउंटर करेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस. However, if a new ground is required to be considered, the same could be done by way of putting the party to notice subject to law of limitation. मैं एक बात बता रहा हूँ, एक शो कोई लोग पूछते हैं, एक शो को there was one show cause notice on issue 1 and he issued another show cause notice with issue 1 and issue 2. Is it possible? One show cause notice saying that excess ITC availed, another show cause notice of excess ITC availed, and difference between 1 and 3B. Possible, sir. Possible. Is it Yes, possible? yes. Subject to the law of limitation. Subject to the law of limitation. Officer can issue any number of notice, revising the previous notice also, sir. Yes, yes. Two rules of principles of natural justice. First rule is nemo judex in causa sua, meaning no man shall be judged in his own cause. And second rule of natural justice is audi alteram partem, meaning no one should be condemned unheard. It is observed by the Honorable Court that notice is first limb of this principle. Notice must be precise and unambiguous, and it is essential that party is put on notice before passing adverse order against him. Second limb is time given should be adequate so as to enable party to make representation. Now, suppose show cause notice of section 73 of 1718 has been issued on 26 September. What is the time limit he should give to reply? And uploaded on the portal also on 26 September. What is the time limit which should be given? 30 days or 15 days? 30 days. 30 days is the he should give as per the law. He cannot give less than 30 days. He should give 30 days, correct? Now 30 days time limit is given. Now suppose he reply on 25th October 2023. What is the last date of passing of the order of this 1718? 30 and 12.
31st December 23. 31st December 23. Now you have given the reply, and on the basis of this reply, he passes an order. Is it possible, or he will give you another opportunity of being heard? Another opportunity. Why he is passing the order in a hurry? Because the last date is 31st December, correct? Yes. So he will give you another opportunity. Before passing this order, he should give you another opportunity, whether he agrees or not. He cannot straight away pass the order, correct or not? If he Yes. does so, if he does pass the order, and he will, then second limb is time given should be adequate so as to enable party to make representation. Now what will happen? In 1718 notice till 30th September 23 it should be issued. So all over India, all officers have issued the notices. थोक के भाव में इशू किया गया, बहुत सारा नोटिस इशू किया गया, और उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी गलती. सबसे पहले पोर्टल में अपलोड नहीं किया. पोर्टल में अपलोड किया तो साइन नहीं था. पोर्टल में अपलोड किया, साइन भी था, लेकिन सेक्शन 74 इंपोज कर दिया. उन्होंने कुछ जगह क्या किया, नोटिस में डेट डाला 26 सितंबर का, लेकिन पोर्टल में अपलोड किया 5 अक्टूबर को. They have issued DIN. There are notices where no DIN is mentioned. There are notices where DIN are mentioned, but the party name, GSTN number and party address has not been mentioned. Then it again becomes an invalid DIN. It's to be quashed. All should be quashed. All should be quashed. Now again, if you are handling any 1718 notices, just look for these technical mistakes. Highlight those technical mistakes first, then go in law, then go in merit. Similarly, what is the last date of issuing of 1819 notice? 31st March. 31st December 2023. 31/12 December Of section Ah, 73. yes. Again, they will issue thousands of notices, making hundreds of mistakes. So first identify these technical mistakes, and on the basis of those show cause notice, identify these technical mistakes and write to them. These are the technical. First correct these defects, then we'll reply on the merit basis. And obviously they will not be able to correct the mistakes because the time has expired. The principles of natural justice developed over a period of time and which is still in vogue and valid even today, where rule against bias, that is nemo this opportunity of being heard. These are known as principles of natural justice. To these principles, the third principle is added, which is of recent origin. It is a duty to give reasons in support of decisions, namely passing of a reasoned order. The principles have sound jurisprudential basis. अब देखिए, rules against bias you can always allege, but this you have received a show cause notice that this party is fraud, therefore registration has been cancelled. Now, why it is fraud, they have not writing. Is it valid? No. No. Now, in show cause notice, they are invoking section 74. And while invoking section 74, they write, since it is a case of fraud, willful misrepresentation and suppression of facts. But why it is a fraud? Why the officer holding this is a fraud? Like It should be a speaking order, sir. There was a transaction that was not recorded in e-way bill. We have a proof that this truck carrying these goods have passed through this toll. There is a transaction. There is a mismatch in stocks. There is a transaction when doing the audit, we find that this is not recorded in the books of accounts. These are the cases of fraud, and they're not writing this. Thus, they are just writing a simple sentence. So, if the reasons are not given,
बिकॉज लिखने में मेहनत लगती है ना। आपको मैं बताता हूं एक केस। पार्टी सप्लाइज 0, 5 and 12% goods. He's a ration shop trader and he supplies 0, 5 and 12%. And his exempted supply was reported at two places. First in B2B supplies. Suppose there is invoice 0% and 12%. Obviously, this invoice will be reported in 0%. Therefore, reported in 0% supply. And another, there was one. Where employees. There were invoices where the goods supplied were only at 0%. Here it is 10 lakh. Here it is 20 lakh. Total exempt supply becomes 30 lakh. He says that this is not. Will not agree to this, and he invokes section 74 and levied a tax on this 10 lakh at the rate of 18%. Is it valid? No. And he's saying, in the interest of the justice, in the interest of the national development, I, being quasi-judicial authority, can act biased. He is not giving any reason why this 10 lakh has been treated as taxable supply. He is not giving any reason why, when the trader is in 0, 5 and 12%, nothing is in 18%, why is levying 28%? So we have questioned these notices on these grounds also. So that's the reason why we say that the show cause notices should be read line by line. You should not miss any line. The order should be read line by line, and you make noting in that order or show cause notice so that adequate reply can be framed. Now, whether all the documents or evidence submitted by the noticee in his defense have been taken on record or not, if not, then also bias can be alleged. You are producing few documents saying that these are the evidences, and he is not taking that evidences in his while passing the order. He is not acknowledging that. Then again, you can allege it to be a bias. Why you are not considering this? There should not be anything in the show cause notice which can give. Now, how to give the evidence? That is very important. What we do, suppose there is an allegation of 2019-20, there is an excess ITC have been availed. Then what we do? We download GSTR 2A or 2B, make calculation. 2A it is coming 10 lakh, and in 3B we have taken 9 lakh, and this is 1 lakh. Correct? And this we write as difference. We don't write that short ITC have been claimed. And we attach the screenshot of the GST portal in the notice itself. Screenshot of the GST portal in the notice itself, giving this. And we don't write that we have short claimed the ITC, but we write in this way: there is no excess claim of ITC. The same language which the officer is using. There is no excess claim of ITC. So these are the evidence which you have to produce before the proper officer. Take the screenshot. That is the best. Now, there should not be anything in the SCN which can give opportunity to the noticee to allege personal bias against him. Otherwise, such lapses may result in SCN getting set aside on the ground of investigating authority being biased and subjective rather than being objective. At least 3 opportunities of personal hearing should be given at sufficient interval of time so that the noticee may avail opportunity of being heard. Now tell me one thing. Can you seek adjournment of more than 1 year? Suppose your case is pending with the appellate authority, Commissioner Appeal, and you seek adjournment of 1 year. Can you seek? No, sir, not possible. Why? Appeal has to be disposed within a year, sir. Okay. It is the provision given under 107. Okay. Now, suppose if I take a ground, sir, there is a similar case
which same facts are pending with the Supreme Court. Ah. And as till the Supreme Court decide the issue, keep this case pending with you. In such case, appellate authority can do so. Yes, that is the reason why I am saying that if the more than 1 year, then this is the ground which you can take. Otherwise, you cannot take the ground of just. But there should be a valid reason for doing this. Correct. It is sustained by the courts and tribunal that the evidence of a witness who has been cross-examined may carry greater weight than the evidence of a witness who has not, since it is a powerful tool for getting at the truth. The value of this method of ascertaining the truth lies in the personal contact between the witness, who has no idea of what question may be asked to him, and the personality of the advocate who puts the question to him. Tell me one thing. If on the basis of 26 AS they are issuing the notice, is it a valid notice? No, sir. The 26 AS में 3 करोड़ आ रहा है, आपके GSTR 1 में 2 करोड़ आ रहा है. On the basis of Facebook advertisement where I claim, or any advertisement where I claim that I have served 1 lakh clients, and actually in profit or loss account or GSTR 1 I have claimed only 10. I am showing only served 10 clients. On the basis of land records, I issue the notices that on the basis of land records, it is seen that I have sold 100 flats. But in GSTR 1, I am claiming to sell only 20 flats. फेसबुक वाला तो नहीं दिखा सकता है, क्या चीज? फेसबुक के आधार पर तो एकदम नहीं दे सकता ना. ओके, लेकिन आया है नोटिसेस. 26 years और लैंड रेवेन्यू के आधार पर तो दे सकता है, नहीं तो लीगल डॉक्यूमेंट है. Any other opinion? Any other opinion? $26 years is only guidance. से facilitate 26 years पर तो नहीं दे सकते, इसको प्रूव करना पड़ेगा. ये 26 एज के नोटिस के बेसिस पे नोटिसेस आ रहे हैं. मुझे लगता है 60% नोटिसेस 26 एज के बेसिस पे है ना. हो लेकिन ये सर ये 26 एज पे एक नोटिस आया था, अभी अपील में है हम उसका. वो अपीलेट बोल रहा है इसको प्रूव करो, 26 एज का प्रूव करो. वो 26 एज को मानते नहीं, तो अगर वो जब मानते नहीं है तो उसके बेस पर नोटिस कैसे दे सकते? मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट 26 एज को नहीं मान रहा है. नहीं मान रहा है, वो प्रूव करो बोल रहा है. इसमें जो फिगर है आप दिखाओ. ओके. इसके लिए हम बिल फॉर्म लेके सबको प्रूव करना पड़ रहा है, एक जॉब वर्कर का. हाँ हाँ. एक बिल फॉर्म लेके इसको प्रूव कर रहे हैं. मतलब आप 26 एज को भी नहीं मान रहा है वो, और 26 एज को प्रूव करने के लिए आप इनवॉइसेस लेके आ रहे हैं. इनवॉइस लेके आ रहे हैं, बोल रहे इनवॉइस लेके आओ. अगर वो 26 एज को नहीं मान रहे तो उसके बेस पर नोटिस क्यों? सप्लायर रिसिपिएंट टैक्स काट रहा है इनवॉइस के बेसिस पे. अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है? हु हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ? आईटीसी का मामला है. देखिए, पूरा जीएसटी लॉ क्वासी क्रिमिनल है, याद रखिएगा. आप बर्डन ऑफ प्रूफ का सिस्टम समझिए.
अगर क्रिमिनल एक्टिविटी है देन बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द गवर्नमेंट, यानी कि पुलिस, दैट द मर्डर हैज टेकन प्लेस। अगर सिर्फ सिविल का मामला है, मान ली प्रॉपर्टी का केस है, तो जो एलिज कर रहा है ही हैज टू प्रूव, यानी कि पिटिशनर। लेकिन क्वासी क्रिमिनल है तो कौन प्रूव करेगा? तो क्वासी क्रिमिनल के केस में डिपार्टमेंट हैज टू प्रूव दैट देयर इज इवेजन ऑफ टैक्स, दैट देयर इज फ्रॉड। सब कुछ डिपार्टमेंट को प्रूव करना है एक्सेप्ट आईटीसी। आप समझिए इस चीज को। लेकिन डिपार्टमेंट जब नोटिसेस इशू करता है, और वो नोटिसेस इशू करता है, देखिए किस तरह से आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट लेता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इनकम आपने शो की हुई है, मान लीजिए 10 लाख रुपए, मान लीजिए 10 करोड़ की, आपने 8 करोड़ पर टैक्स दिया, 2 करोड़ कहा एग्जेम्प्ट है। मान लीजिए आपके पास कुछ डेटर्स क्रेडिटर्स के हैं, उसमें ले आता है, और वो कहता है ये 2 करोड़ पर टैक्स क्यों ना लगाया जाए। इसका मतलब जबकि डिपार्टमेंट को प्रूव हो तो पूरा का पूरा 2 करोड़ पर टैक्स लगा के छोड़ दिया आपको। अब आप भाग रहे हैं पीछे पीछे, जबकि डिपार्टमेंट को ये समझना चाहिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? डिपार्टमेंट के ऊपर है। डिपार्टमेंट इसको प्रूव करे कि ये टैक्सेबल सप्लाई है, डिपार्टमेंट इसको प्रूव करे कि देयर इज ए केस ऑफ लेवाई, डिपार्टमेंट इसको प्रूव करे कि देयर इज ए केस ऑफ आरसीएम। But department asks for all invoices, etc., so that we are in that, and we need to prove. Now the problem is this: the taxpayer gives in to this. Why? Because if the department levies this order, department को क्या जाएगा? क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, इम्यूनिटी भी है कुछ हद तक, कोर्ट कॉस्ट अवार्ड होगा नहीं, 10 करोड़ पर टैक्स लगा देता 1.80 करोड़। अब आपको पता है कि प्रूफ तो उसको करना है, और आप अपील में जाके जीत पे जाएंगे, लेकिन आपको 18 लाख रुपया 10% तो देना पड़ेगा ना अपील में जाने के लिए। इससे टैक्स पेयर डरता है, इसी का फायदा टैक्स डिपार्टमेंट भी उठाता है कि बिकम फैसिलिटेटर, डोंट बी लिटिगेटर। लिटिगेट मत कीजिए, लिटिगेट मत कीजिए। चलिए, क्लियर हुआ नहीं? 26 के एक्ट के आधार पर दे सकता है नोटिस की नहीं? हाँ हाँ दे सकता है, ठीक बोला आपने, लीगल डॉक्यूमेंट है तो पॉसिबल है। Inquiry behind the back of the notice by the adjudicating authority. It is a settled principle that any inquiry conducted behind the back of the notice, जिस इंक्वायरी के बारे में आपको पता नहीं है, by the adjudicating authority cannot be used against the notice if the same is not informed and chance is not given to the notice to the defend or rebut the inquiry report. This tantamount to violation of the principles of natural justice. कन्हैया जी, आपके साथ क्या हो रहा है? एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो आपके बैक में, आपको तो नहीं पता ना उस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में क्या है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर अगर शोकॉज नोटिस दिया जाता है तो आपका पूरा राइट बनता है वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगे, उससे फुल रिपोर्ट मांगे। अगर नहीं देता है देन दिस tantamount to violation of the principles of natural justice. I will share 2 examples. One, that on the basis of verification report, now what happens? Just try to understand. There was one show cause notice issued by Bihar that a verification report was conducted here in Jharkhand. On the basis of that verification report, one party, Messrs. B, had fake ITC. On the basis of this verification report, they sent this report to the Bihar, and this Messrs. B had transaction with this party also. Let us suppose Messrs. A. On the basis of this verification report, they issued a notice to Messrs. A. And this show cause notice, they have said that in 17-18 there is a fake ITC since you have transaction with B, 19-20, 20-21, everything. Now, what is the first response to this notice? What should be the first response to this notice? Demand that verification report.
And when you demand that verification report, you find that this party has given all the report to him and Mrs. B. Only 2021 fake ITC was involved, and all the penalty and taxes have been paid by him. If everything is been settled and his GST registration is active, therefore this show cause notice should be quashed automatically. But maybe the lack of the training of the officers or the lack of knowledge of the taxpayers or consultants, this is not being done on the technical grounds. We are very strong on merit grounds, but not on technical grounds. We have to learn it. Now, another report. What happened here? A simple letter was sent. Now, the case was that goods was transported from A point to B point, and it was checked. And was checked the officer in transit. He checked that the HSN quoted by you, the rate of tax should be 12%. But in the invoice, the HSN rate was 5%. Therefore, there was a difference of 7%. There is evasion of 7%. He sent this report to that officer, the jurisdictional officer, and jurisdictional officer issued a letter. This case came to me, and I asked simply, give me that verification report, where he has alleged that there is a evasion of taxes of 7%. Now, till now, it is almost 3 years. Nothing, no more letter has been issued. Chaliye. Supreme Court has held assessment of a tax on a person or property is of a quasi-judicial character. Therefore, rules of natural justice have to be followed. If a company had not given an opportunity of being heard so as to able to explain the material collected behind its back, which had formed the basis of demand notice, such were liable to be quashed by the court on the ground of non-observation of natural justice. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कन्हैया जी, इसको कोट करना है आपको. जुडिशियल डिसिप्लिन. लेकिन सर ये बात है कि अगर वो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है, अभी कुछ नहीं बोलेगा और क्वाश भी नहीं करेगा, तब तो बाद में उसके पास ग्राउंड बना सकता है ना कुछ. नहीं नहीं, आप अपील में जीतेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं. केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ केस लॉस. ना अब देखिए, केस लॉस, हम लोग जो केस लॉ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ रहे हैं कि व्हाट्सएप में एक छोटा सा जो पैराग्राफ आ जाता है उसको पढ़ते हैं. वैसा मत कीजिए प्लीज. जब भी आपको कोई केस पढ़ना तो पूरा जजमेंट्स पढ़िए, भले 150 पेज का हो, 20 पेज का हो, 50 पेज का, हर एक पैराग्राफ पढ़िए. पिटिशनर क्या कह रहा है, रेस्पोंडेंट उसको काउंटर करने के लिए क्या कह रहा है, और फिर कोर्ट का जजमेंट क्या है. कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आप पढ़ेंगे तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स काफी अच्छे होते हैं. मैं आपको दिखलाऊं, अगर मोहित मिनरल वाला है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट. हेलो सर. हाँ जी, हाँ जी सर, वो व्हाट्सएप से ही याद आया, अभी कुछ व्हाट्सएप पे ट्रेंड चल रहा है कि GSTR 9 जो अप टू 2 CR तक एग्जाम मतलब ऑप्शनल है. हाँ. ऐसा कोई नोटिफिकेशन अभी तक CBIC ने इशू नहीं किया है. दैट मीन्स वो सबको कंपलसरी है. नहीं नहीं, कर दिया है. कर दिया है सर. हाँ, बहुत पहले कर दिया हो तो. 22-23 के लिए कर दिया. हाँ, कर ही दिया होगा, जो अभी हम लोग को फाइल करना है ना. हाँ सर. हाँ, वो तो किया हुआ है. क्या हुआ है सर? देखिए, आप जजमेंट में जाएंगे, ये GST जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट टॉपिक वाइज या कोर्ट वाइज भी देख सकते हो. सर, सुप्रीम कोर्ट में चेक कर लेते हैं. ये रहा मोहित मिनरल का केस, 137 पेज का. मेरा पूरा पढ़ा, मैं हर जजमेंट पूरा पढ़ता हूँ. रुक जाइए. इसी को पढ़. देखिए, हमने जगह जगह कुछ ना कुछ कमेंट भी किए हुए हैं, तो इसको पढ़िएगा. ऐसा करके पूरा जजमेंट्स मेरा पढ़ा हुआ है, पढ़ा भी है और डिस्कस भी किया हुआ है आप लोग के साथ किसी समय.
तो ये पूरा जजमेंट आप नहीं पढ़ेंगे। पूरा जजमेंट पढ़ने से देखिए फायदा क्या होता है। सबसे पहले तो लैंग्वेज समझ में आता, क्लियरली स्टेटेड दैट द पार्लियामेंट में एक्सरसाइज, ये सब है ना लीगल शब्द है। जब आप बार बार पढ़ते रहेंगे आपके दिमाग में बैठेगा और ये सब आप यूज करेंगे जब आप रिप्लाई बनाएंगे। हो सकता है कुछ पैराग्राफ आपको इंपॉर्टेंट लगे, उसको रिप्लाई में आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरा पढ़ा हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं मेरे अनकॉन्शियस माइंड में ये सब पैराग्राफ हैं। तो जब नए नोटिस आते हैं तो मुझे याद रहता है और मैं उसको यूज कर लेता हूँ। मैं हाँ यहाँ पढ़ा था, उसको वहां से यूज कर लेते हैं। और बाई चांस याद नहीं आया तो मैं फिर से दोबारा पढ़ता हूँ। तो आप लोग भी अगर देखिए, दो तरह की प्रैक्टिस है, कंप्लायंस की प्रैक्टिस है, एक लिटिगेशन की प्रैक्टिस है। आई एम ओनली टू लिटिगेशन नॉट इन कंप्लायंस। मैं ये मानता हूं कि जो कंप्लायंस में भी है उनके लिए लिटिगेशन के लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। तो डेलीगेट कीजिए, पूरा कंप्लायंस डेलीगेट कीजिए और 100% इसमें आ जाइए आप, लिटिगेशन में, जहां पर आप पढ़ें। पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग डेली में देखिए ये वाला किताब आया, हम लोग पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा भी और आपके साथ पढ़ भी रहे हैं, तो सबको फायदा हो रहा है। मुझे तो फायदा हो ही रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब इसको देखते हैं। केस लॉज रिलाइड अपॉन बाय द नोटिसी इन हिज डिफेंस शुड बी केयरफुली गॉन थ्रू ईच ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इंटेलिया हैज टू इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब इसको देखिए, ये डिपार्टमेंट नासिन कह रहा है अपने ऑफिसर्स को कि जो केस लॉ टैक्स पेयर कोर्ट करता है उसको पूरा पढ़िए आप। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप पूरा पढ़िए। दूसरी बात, जब डिपार्टमेंट अपील में जाता है तो 3-4 ऑफिसर या 5-6 ऑफिसर मिलके आप उसका डिफेंस रिप्लाई तैयार करते हैं, और हम लोग अकेले करते हैं। अकेले मत कीजिए, आप अकेले में दिमाग नहीं काम करेगा। आप लोग ये जो प्रीमियम क्लब है उसमें जुड़िए, हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे तो एक अच्छा रिप्लाई, काउंटर रिप्लाई बन पाएगा। ऑबिटर डिक्टम is by way of observation, it is not an issue under consideration of the court। तो कोर्ट कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन करता है, लेकिन जो डिसीजन देता है वो हो सकता है जो ऑब्जर्व किया वो नहीं दिया, कुछ अलग डिसीजन दे दिया। और जो टैक्स पेयर है वो ऑब्जर्वेशन को कोट कर रहा है, डिसीजन को कोट नहीं कर रहा है। तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा, उसी के बेसिस पे वो काउंटर करेगा। रेशियो डिसाइड, रेशियो लेड डाउन बाय द कोर्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। रेशियो डिसाइडिंग, ये जो डिसीजन ऑलरेडी लिया गया, जो जजमेंट पास किया गया, वेयर इज ऑबिटर डिक्टा, ये ऑब्जर्वेशन आर परसुएसिव ओनली। While considering the case laws quoted by the party, entire case has to be gone through thoroughly, not the head notes alone. Each case law relied upon by the notice has to be examined from the consideration of its applicability to the facts and circumstances of the impugned case. On consideration, if the adjudication authority finds that it is not applicable to the impugned case, then the authority should mention in its order as to why the case law relied upon by the notary in his डिफेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू द इम्प्यूग्न केस। तो आपने कुछ शोकॉज नोटिस देखा होगा जहां पर आपने केस लॉ कोर्ट किया, डिपार्टमेंट एक लाइन लिख देता है कि दिस फैक्ट्स इज नॉट सिमिलर टू दिस फैक्ट्स, देयरफॉर विल नॉट कंसीडर दिस कोर्ट। उसको रीजन नहीं देता है, तो रीजन देना जरूरी है। इफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी finds that the case law is relevant and is in favor of the SSC, but there is another case which is contrary to the case law quoted and relied upon by the notice, then it must be mentioned in the order। तो एक हाई कोर्ट ए कह रहा है, दूसरा हाई कोर्ट, मतलब एक हाई कोर्ट 5% कह रहा है, दूसरा हाई कोर्ट 12% कह रहा है, तो टैक्स पेयर तो फेवर वाला करेगा, डिपार्टमेंट वाला जो 12% वाला कर देगा। तो ये दोनों है। आपको बीच बीच में कुछ भी बोलना हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। स्पीकिंग ऑर्डर ऑब्वियसली रीजन होना चाहिए। स्पीकिंग मतलब हर चीज का रीजन देना चाहिए उसको। लीगल डॉक्ट्रिन, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसमें जा नहीं रहा हूं, लेकिन मैंने ये सारा कुछ बता दिया। अब देखिए, वेदर वार्निंग्स कैन बी इंक्लूडेड इन द एडजुडिकेशन ऑर्डर। आई हैव कम अक्रॉस मेनी ऑफिसर्स, व्हाट दे से, they will call the officers that you take part in the audit, otherwise someone will be issued, raid can be done।
इज इट अलाउड? We wrote in the reply that the officers are doing this. Then the officer in his reply is saying that we are only stating the law. If I don't cooperate in the audit notice, can raid can be taken? Can summon be issued? Can arrest be made? No. समन अरेस्ट नहीं हो सकता, रेड हो सकता है। लेकिन क्या आप उसको बताएंगे ये बात फोन करके? और ये इंटरेस्टिंगली ये ऑडिट का केस कौन सा था कि दैट पार्टी रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था और वो ऑडिट का नोटिस भेजा। हमने सिंपली लिख दिया क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैंसल्ड है, सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन का ही ऑडिट हो सकता है, इसलिए आप ऑडिट नहीं कर सकते। उस वक्त मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आया था कि सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टी का ही ऑडिट हो सकता है। हमने ये लिख के दे दिया। उसका टर्नओवर भी बहुत ज्यादा नहीं था, मुझे लगता है 20-22 लाख रुपया था। उसके बाद उस अफसर ने और ये भी लिख दिया था कि आप हमें धमकी दे रहे हैं, फोन पे धमकी दे रहे हैं, कभी मदर को धमकी दे रहे हैं, कभी किसी को धमकी दे रहे थे। अफसर ने भी लिखा उसमें कि हम लोग उस पीरियड का ऑडिट कर रहे हैं जिस पीरियड में आप रजिस्टर्ड थे। हमने तो यही लिखा ना, जब आप नोटिस इश्यू कर रहे हो वो रजिस्टर्ड पर्सन को होना चाहिए। किस पीरियड का नोटिस इश्यू, किस पीरियड का ऑडिट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी सारी चीजें भी लिख दी उसने। फिर नोटिस में लिखा कि आप उसको क्या कहते हैं, आप इमोशनल होके कह रहे हैं या फिर गिल्टी, कुछ ऐसा शब्द वो उन्होंने लिखे। और लिखा कि ये केस हम रांची रेफर कर रहे हैं, और आज तक तो कुछ हुआ नहीं है उसका। तो आप ये सब के जो अफसर जब आपको डराता है ना, तो डरेंगे तो आप कब नहीं डरेंगे? व्हेन यू नो द लॉ। सर इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, उनके ऑडिट मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि कैंसिल का नहीं हो सकता, मैंने पढ़ा है रिसेंटली। हाँ एक ऑडिट मैनुअल है इन लोग का, सेंट्रल जीएसटी का, हाँ उसमें हाँ। मेंशन है ये लाइन, अच्छा, क्या है? कैंसिल पर्सन का नहीं हो सकता ऑडिट। ऐसा लिखा हुआ है? हाँ ऑडिट मैनुअल में भेज दूंगा मैं। अच्छा, भेजना तो। सीबीएसई का नहीं इशू करते हैं ऑडिट मैनुअल वो हाँ लोग। समझ गया, तो हमारे वेबसाइट में भी तो है ही। ये देखिए, जीएसटी प्रोसीजर्स, टॉपिक वाइज प्रोसीजर। इफ यू सी द टॉपिक वाइज प्रोसीजर वी हैव मेंशन, देखिए डिन से रिलेटेड एवरीथिंग इज देयर, डिन, स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न, एंड इफ यू गो टू ऑडिट, कहाँ गया ये रहा, ऑडिट मैनुअल इशूड बाय सेंटर, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यूपी, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब एंड सेंटर। ये उसका है इनकम सर टैक्स। आपका 2019 वाला है ना, हम लोग का मेरे पास जो है ना 22-23 तक अपडेटेड है ऑडिट मैनुअल। 22-23 वाला अभी आया ही नहीं, वो सब वो ड्राफ्ट है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो अभी हुआ नहीं है। मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। हाँ, वो सिर्फ ड्राफ्ट है अभी, सीजन अरेस्ट का। तो दिस वेबसाइट हैज एवरीथिंग रिलेटेड टू जीएसटी लिटिगेशन। ये पढ़ लेते हैं। इंस्टेंसेस आर there where the adjudicating authority administer warnings in certain small cases of offense in regular adjudication order. This is a wrong practice. Since there is no provision either in central excise, custom, finance, this, and the rules regarding warning therefore should not be included in a formal adjudication order, not in phone also. And neither on phone call. अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, अगर ऑडिट हुआ है आपका तो शोकॉज नोटिस कौन इशू करेगा? ऑडिट पार्टी करेगी। ऑडिट पार्टी शोकॉज नोटिस इशू करेगी। हु विल डू द एडजुडिकेशन? प्रॉपर ऑफिसर, जुरिडिक्शनल ऑफिसर और सेम ऑडिट पार्टी? जुडिक्शनल ऑफिसर। जुरिडिक्शनल ऑफिसर ये एडजुडिकेशन करेगा।
उसी तरह से इंटेलिजेंस ने रेड किया आपके यहाँ, तो शोकॉज नोटिस कौन इश्यू करेगा? इंटेलिजेंस। लेकिन एडजुडिकेशन कौन करेगा? जुरिडिक्शनल ऑफिसर। ये इसलिए है कि देयर शुड नॉट बी बायस, नो बायस। मुझे आप लोग में से कोई कह रहा था कि जो ऑडिट पार्टी जो शोकॉज नोटिस इशू कर रही है वही एडजुडिकेशन कर रही है। मैंने कहा था ये गलत है, ये हो नहीं सकता है। अब यहां आइए, जुरिडिक्शनल पार्टी ने शोकॉज नोटिस इशू किया, ऑर्डर कौन साइन करेगा? सेम ऑफिसर या अलग ऑफिसर? अरे बता दीजिए, ये तो सेम ही होना चाहिए ना। सेम सेम करेगा सर। यस। अब देखिए, क्योंकि द प्रॉपर ऑफिसर लिखा हुआ है वहां 73 एंड 74 में। अब इसको देखिए, एक्सेप्शंस है। व्हेन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज लाइकली to be transferred or promoted should be ensured that in all cases where a hearing has been given on request but formal orders have not been issued, the drafting of these orders is also on a top priority basis so that a formal order in all such cases are issued by the outgoing officer before relinquishing the charge. If despite this precaution odd cases remain undisposed, the successor in office should offer a fresh hearing to the party as mentioned before issuing the formal order. अब यहाँ पर नितिन महेश्वरी जी होंगे तो उनको याद होगा उनका शोकॉज नोटिस कोई और इशू कर रहा है, ऑर्डर कोई और इशू कर रहा है, थोड़ा सा ट्रांसफर हो गया था। फिर जब ट्रांसफर नया ऑफिसर आया तो उसको फिर से हियरिंग करनी चाहिए, तो उसने तो किया नहीं। इसका मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ था, या कुछ और केसेस है जो हम लोगों को नहीं पता। कभी कभी टैक्स पेयर ही एज्यूम कर लेता है ऐसा ऐसा हुआ होगा इसलिए दूसरा ऑफिसर साइन किया, ऐसा मत कीजिए, काउंटर कीजिए। ऑप्शन ऑफ रिड्यूस पेनल्टी इफ एनी अवेलेबल इन द लॉ शुड बी इन्फॉर्म इन द ऑर्डर इटसेल्फ। चलिए ठीक है। ड्राफ्टिंग ऑफ adjudication order. Adjudication order means an act to act and decide judicially. Court further observed that acting judicially is not performing some rituals or completing somehow the assigned work, but is serious business and requires continued application of mind and alertness. शोकॉज नोटिस इशू करने से पहले सेक्शन 73 में एक शब्द लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको दिखलाता हूं। उस शब्द को हमने एनालिसिस भी किया था। जो वाटर वाटर भी ओढ़े देती है। देखिए, where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid. ये appears का मतलब क्या होता है? कि हमें कुछ भी उसको लगा कि शॉर्ट पेड है, जैसे इन प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी फिगर उठाया, बोला लगा इसमें शॉर्ट पेड है, शॉर्ट टैक्स पेड है, उठा के भेज दिया, अब आप प्रूव करते रहिए। इज इट पॉसिबल? देखिए, हमने लिखा हुआ है, ये किताब अगर आप लोग के पास नहीं है हमारे तीनों वॉल्यूम, तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपको जीएसटी समझ में आएगा। देखिए, हम लोग ये लिखा हैज नॉट टू बी ए कैजुअल एक्ट बट शुड शो फुल एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो कुछ शो को नोटिस में तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड ही नहीं होता है, एक फिगर उठाएगा, ठीक टैक्स लगा देगा, और आप प्रूव करते रहिए। देखिए, acting quasi judicial authority is not performing some rituals or completing somehow the assigned work, but is serious business and requires continued application of mind and alertness. आपको 180 डेज के अंदर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो इंटरेस्ट लगता है, वो सीधे उठाता है डेटर्स या क्रेडिटर्स की लिस्ट, और उसमें डिफरेंस निकाल के पता नहीं क्या करता है और आपको एक नोटिस भेज देता है। अब आप प्रूव करते फिर है भैया, अगर 180 दिन के अंदर पेमेंट नहीं हुआ है तो आपका ऑडिट कीजिए ना उसका। ये सब तो हम कर लिया। Judgment delivered by Supreme Court is of the highest precedent as it becomes law of the land. If under any circumstances the Honorable Apex Court reverts its own judgment, then the Lordship discusses the earlier judgment and also gives reason for reverting the earlier judgment. And more often the orders are reverted by larger bench. In that case, the last judgment becomes the law. ये आप पढ़ लीजिएगा।
ये हमने कर लिया, केस लॉ टू बी कंसिडर्ड विद रेफरेंस टू द लॉ एग्जिस्टिंग एट ए मेटेरियल टाइम। लेकिन मुझे इसमें एक बात कहनी है आप लोग को, एनुअल रिटर्न का लेट फीस के नोटिसेस आ रहे हैं, जीएसटीआर 1 के लेट फीस के नोटिसेस आ रहे हैं, ठीक है, 17, 18, 18, 19, 19, 20 का मान लीजिए आपने 20, 21 का, 21, 22 का आपने एनुअल रिटर्न नहीं फाइल किया और आपका टर्नओवर था मान लीजिए 25 लाख रुपया। एनुअल रिटर्न का लेट फीस जो है उसका लेट फीस कितना था 17, 18, 18, 19 में? किसी को कोई आइडिया? 200 पर डे, 200 पर डे और मैक्सिमम 10,000। No, 0.25% of turnover. 0.25% of turnover. 0.5% ऑफ टर्नओवर मैक्सिमम। ओके, अब क्या हो गया है? अब उन्होंने तो रैशनलाइज किया ना, देखिए लेवाई ऑफ लेट फीस, जीएसटीआर 3B और 1 का रजिस्टर्ड पर्सन हुज टोटल अमाउंट ऑफ सीजीएसटी पेबल इन द सेड रिटर्न इज निल, देन मैक्सिमम लेट फीस इज 250 अगर निल रिटर्न है, और फिर अप टू 1.5 करोड़ तो मैक्सिमम 1000 है, 1.5 करोड़ से 5 करोड़ तो मैक्सिमम 2500 है, एंड एक्सीड्स 5 करोड़ तो मैक्सिमम 5000 है। यहाँ ये एनुअल रिटर्न का रेट रैशनलाइज हुआ। रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ अप टू 5 करोड़ इन द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर, ₹25 per day subject to a maximum of amount calculated at 0.02% of turnover in the state or union territory। ठीक बात। ये जो आया है वो 18 in respect of the return to be furnished under 44 for the financial year 22-23 on the following late fee shall be levied for the financial year 22-23 onwards। ठीक है, अब वो 17-18 का लेट फीस ये था, मतलब 17-18 में निल हो, 25 लाख हो, 30 लाख हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेट फीस इतना ही देना पड़ेगा, इतना 200 पर डे। तो आपके पास 17-18 का नोटिस आया, 18-19 का नोटिस आया 200 पर डे और ये 0.25% बना दिया, बताइए। और आपका टर्नओवर है मान लीजिए 1 करोड़, नोटिस आया आज 2023 में, ये वाली लेट फीस देंगे या ये वाली लेट फीस देंगे? बताइए, जल्दी बताइए। 125 वाली ही आएगी ना वो केस में, ये वाली आएगी, आपको क्योंकि 17-18 में जो लॉ एग्जिस्ट करता है वही अप्लाई करेंगे हम लोग। मैं आपको एक और बात बताता हूं, मैं आपको कई बार कहा है, लॉ ऑफ इक्वालिटी। आपने देखा होगा कि कुछ कुछ जगह गवर्नमेंट ने कहा कि इस पीरियड में अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपका लेट फीस माफ हो जाएगा। ठीक बात है, याद है आपको? यस सर। कुछ जीएसटीआर 1 में लिखा कि 28 फरवरी 2020 तक फाइल कर देंगे तो जीएसटीआर 1 का लेट फीस 0 हो जाएगा, फिर वो 28 फरवरी की जगह 1 मार्च को फाइल करता है, लेट फीस उसको पूरा लगता है। याद है आपको, हमने कुछ केसेस डिस्कस किए और हमने इस केसेस में कहा था कि आर्टिकल 14 में लेट फी माफ होना चाहिए, नहीं तो इनइक्वालिटी आ रही है, आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है। तो अब एक जजमेंट है जहां पर कोर्ट ने कहा कि लेट फीस इसके बेसिस पे लगनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी ट्रीटेड एज इनइक्वालिटी। वो केस लॉ मुझे मिला नहीं है, लेकिन अर्पित हल्दिया जी हैं जिन्होंने अब इस केस को हम लोग डालेंगे अपने उसमें। देखिए Section 47, time given to revenue to file reply. Our court was of the view that any assessee who filed returns in 9C in respect of financial year 17-18 to 21 before 31 August should be eligible for concessional rate of late fee as prescribed in the said notification.
Revenue Council was allowed 1 week time to file affidavit on what basis different treatment is sought to be given to the assessee who had filed 9(9)C with delay and those who have filed 9(C) between this, as provided in notification. For waiver of amount of late fee referred to as this, the court was of the prima facie view that any person who has filed 9(9)C in respect of financial year should be eligible for concessional late fees, otherwise it would amount to violation of Article 14, inasmuch as no intelligible differentia is coming out from the scheme to differentiate on assessee or dealer who had filed 9(9)C before this and an assessee who has filed 9(9) between this. ये केस है सलूम ट्रेडिंग वर्सेस सुपरिटेंडेंट, केरला हाई कोर्ट का, 22 नवंबर 2023। तो लेट फीस के जितने भी नोटिस हैं आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये तो निश्चित है कि जिस वक्त का लॉ वही चेक करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर आप जीएसटी के एंगल से पढ़ेंगे तो आपको वहां भी बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो दिस इज डन। मुझे लगता है कि 100 पेज तक है, उसके बाद तो सारा एनेक्शर्स है, उसके बाद एनेक्शर शुरू हो गए, ये सारे एनेक्शर्स। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, मैं अपने वेबसाइट में डाल दूंगा। सो वी कंप्लीटेड दिस। सो थैंक यू सो मच। किसी को कुछ कोई कहना है तो कहिए, और जो नए लोग हैं जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, उनका अगर वीडियो कॉल से बात हो जाए तो अच्छा लगेगा हमें। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। सर आप बता रहे थे, मनीष गुप्ता बोल रहा हूँ सर, हाँ मनीष जी। कि अगर किसी ऑफिसर का ट्रांसफर होता है हाँ, तो नोटिस जो है दोबारा फिर इशू करनी पड़ेगी सर? फ्रेश हियरिंग करनी पड़ेगी। ओके सर। और महेश बात कर रहा हूँ सर। ऑडिट रिपोर्ट ADT 02 हो गया है, हमें भी कोई शोकॉज नोटिस नहीं आया है, हाँ बट ऑफिसर ट्रांसफर्ड हो गए हैं, इवन हमारा जुरिस्डिक्शन भी ट्रांसफर हो गया है। हाँ, तो इस केस में जो नया जुरिस्डिक्शन ऑफिसर होगा वो इशू करेगा? वही इशू करेगा। जब शोकॉज नोटिस इशू करने के बाद की बात कर रहा था मैं, पहले के। अच्छा, जी जी, ओके। फिरोजाली पंचवनी। कोई नए लोग? मृत्युंजय रघुनाथ। फिरोज जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। शास्त्री, चलिए कंक्लूड करें, फिर कल हम लोग नोटिस वाले में मिलेंगे आपके साथ। कैसा रहा सेशन आज का, कैसा रहा ये बता दीजिए आप लोग। फिरोज जी आवाज नहीं आ रही है, रहने दीजिए। बताइए कन्हैया जी, महेश जी, कैसा रहा? निमेश, अजीत सर जी। सेशन बहुत अच्छा रहा सेशन। ये डॉक्यूमेंट काफी आई ओपनर है सर मेरे लिए। तो अच्छा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमने सोची ही नहीं थी, जो इसमें काफी क्लियरली लिखी हुई हैं। अभी हाँ। ऑफिसर हमें कुछ कहते हैं, हम उसको एज्यूम कर लेते हैं नहीं ऐसा होगा। हम्म। यहाँ पे बहुत क्लियरिटी है। करेक्ट, करेक्ट। और जिस तरीके से सर आपने बताया, और ज्यादा क्लैरिटी आई है उसमें कि भाई हमें क्या क्या लेना चाहिए। प्लस इसके साथ में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की सपोर्टिंग है। तो एक तरीके से मैं ये कहूंगा कि सर जो लिटिगेशन में है उनके लिए तो ये मस्ट है। यस यस, बहुत बढ़िया। फिरोज जी आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब आ रही है, म्यूट ही रखिए अपने आप को। बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए बख्शेटी जी। हाँ सर, हाँ ये सेशन एकदम अच्छा है सर। हाँ जी, ये सेशन अच्छा रहा ये। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। क्योंकि आपने जो बोला है ना सर, वो टैक्स प्रूव करने का ऑफिसर को है। लेकिन वो ऑफिसर हमको हर टाइम ऐसा बोलती है कि नहीं आप ये डॉक्यूमेंट दे दो, वो डॉक्यूमेंट दे दो, और हम देते भी रहते हैं ठीक बात। क्योंकि डर की वजह से कि टैक्स न लगाए। करेक्ट।
कल मैं वो सर्विस टैक्स वाला केस भी आपको शेयर कर, मतलब बात डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। जिसमें वो डरा रहे हैं हमको, हाँ हाँ हाँ। मतलब समझ नहीं रहे हम कि ये सब नोटिफिकेशन का बेनिफिट दे दो करके। अच्छा। हाँ, तो अपन आप जो बोले ना वो बेसिस पे हम उसको बता सकते हैं कि ऐसा करने का है करके। ठीक ठीक बात, ठीक जी बात। जी सर। चलिए, थैंक यू बख्शी जी। जी सर। B2065 कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ कन्हैया जी बोलिए, आप बोलिए कुछ। सब ठीक है एकदम, बढ़िया लगा। समझ में आया कुछ? आपका नोटिस का बहुत सारा रिप्लाई था इसमें। जी सर, जी सर। अनिमेश। इसमें हाँ बोलिए बोलिए। इसमें आवाज चली गई कन्हैया जी। बोले थे हम लोग को लीगल वैलिड पॉइंट भी मिला ना कि क्यों नहीं, मतलब हमको, मतलब हम क्यों मांग रहे हैं। यस यस। जी, वो वेरिफिकेशन मांगना है, क्यों मांग रहे हैं, ये इसका लीगल एविडेंस भी तो हमको मिल गया ना। हम्म। फिरोज जी आपकी आवाज ही नहीं आ रही है, कैसे बात करें? अनिमेश। जनरली सर हमने देखा है कि जो ऑर्डर पास करते हैं वो रीजेंट ऑर्डर होते ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अनिमेश। अनिमेश जी कहाँ हैं? अजीत प्रसाद जी बहुत कम आ रहे हैं आजकल। नहीं सर, रेगुलर हो जाऊंगा सर। सर एक एक तो आपका एक पूछना था मेरा ये कि हाँ। आपने बोला 3 वॉल्यूम है, मेरे पास 2 वॉल्यूम है, तीसरा वॉल्यूम कौन सा है सर बुक आपका? रिफंड वाला, रिफंड वाला। अच्छा, रिफंड वाला। ओके हाँ ओके सर। मुझे कुछ बुक्स ऑर्डर करने थे, मैं आपको बाद में कॉल कर सकता हूँ सर? हाँ, श्योर श्योर कर लीजिएगा। 11 o'clock। ठीक ठीक, डन डन। ओके सर, थैंक यू। अनिमेश कहाँ गया? अनिमेश के पास एक नोटिस है। सर यस सर, आ गया सर। हाँ, शेखर बगाड़िया में देखो कितना नोटिस है, 1 का लेट फी, एनुअल रिटर्न का लेट फीस। लेकिन खैर उनका टर्नओवर भी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन बहुत बहुत। हाँ, तो उसमें नहीं आएगा, लेकिन GST 1 और ये सब में जो डेट आगे पीछे करके फाइल हुआ ना, उसमें आर्टिकल 14 लगा सकते हैं हम लोग। लेकिन उसके लिए हम लोग को सब कोर्ट या हाई अथॉरिटी में जाना होगा, नहीं, यहाँ तो ट्रिब्यूनल 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 में जाना होगा। ट्रिब्यूनल में, अपील में तो मानेगा नहीं लोग। हाँ, अपील में नहीं माने, ट्रिब्यूनल में तो मानेगा, क्वेश्चन ऑफ लॉ है। हम्म। और 2-4 हाई कोर्ट का जजमेंट आ ही जाएगा आर्टिकल 14 वाला। एक का तो आ गया ना। ट्रिब्यूनल का अभी तक हम लोग दिसंबर में एक्सेप्ट कर रहे थे, अभी तक नहीं आया सर दिल। आ जाएगा आ जाएगा। नहीं आया तो अच्छा ही है, आप नो कर देते।